हेलो एवरीवन। हेलो सर। एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से कि क्या क्या हमने ये अभी तक पढ़ रखा है। यूनिट 2 की अगर बात करें, यूनिट 1 तो हमने कंप्लीट कर ही ली है और आई थिंक यूनिट 2 भी हमारी कल कंप्लीट हो गई थी या थोड़ी सी बची हुई है। यूनिट 2 का जो नाम है वो है टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप ऑफ पार्टनर। जल्दी से बताइए कि पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? वो पार्टनरशिप जिसमें ड्यूरेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए या फिर वेंचर के लिए कोई पार्टनरशिप की जाए, वो पार्टनरशिप। वेरी गुड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो होती है जो फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए फॉर्म होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए क्या रूल्स हैं? क्या समय से पहले वो डिसॉल्व की जा सकती है? अगर आपको बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टाइम अगर करनी है तो यूनानिमस कंसेंट चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर पर्टिकुलर पार्टनरशिप अगर चालू रहती है तो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद अगर समाप्त करना हो तो क्या होगा? वन पार्टनर की एक सिंगल पार्टनर का इन राइटिंग नोटिस दे दे तो भी काम चल जाएगा। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जो अपनी मर्जी से चलती है, जब चाहे चला लो जब चाहे खत्म करो। जो अपनी मर्जी चलती है, जब चाहे चला लो जब चाहे खत्म करो। लैंग्वेज लिखनी हो तो यही लिखोगी, जो अपनी मर्जी से चलती है, जब चाहे चला लो जब चाहे खत्म करो। तो एक आपकी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? वो पार्टनरशिप जिससे हम कोई प्रोविजन नहीं होता उसमें। पार्टनरशिप एट विल इज ए पार्टनरशिप in which no provision of duration or a venture is mentioned in the partnership deed. This is called partnership at will, or partnership at will can be dissolved at any time by giving a single notice in writing. Clear है बात ये? Yes sir. और इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ पार्टनर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है? पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है? जल्दी से बताइए पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है? जल्दी से बताइए पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है? जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज ए पार्टनर झूठ मूठ का, या कोई और रिप्रेजेंट करता है उसे कि तुम पार्टनर हो, तुम चुप रहते हैं, और दूसरी पार्टी जो थर्ड पार्टी है वो इस बात पर विश्वास करके फर्म को क्या दे देती है? क्रेडिट दे देती है। तो दिस इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपेल। और पार्टनर बाय एस्टोपेल पॉजिटिव रूप में लगता है, नेगेटिव रूप में लगता है? नेगेटिव रूप में लगता है, यानी कि नुकसान हो सकते हैं, फायदे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, किस बात की बात करते हैं? पार्टनर पोजीशन ऑफ ए पार्टनर हुई रिटायरिंग। ठीक है ना? क्या पोजीशन है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो रिटायरमेंट के बाद भी क्या माना जाता है? पार्टनर ही माना जाता है लायबिलिटी के लिए, इफ ही इज नॉट गिवन पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। क्लियर है? इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि कब पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या इंसॉल्वेंट हो गया है, या तीसरा मैंने लिखवाया था इन केस ऑफ स्लीपिंग पार्टनर। फिर हम लोगों ने कल की क्लास में जो मेन टॉपिक पढ़ा था, पोजीशन ऑफ माइनर एज ए पार्टनर। क्या यह संभव है कि माइनर को स्टार्टिंग से ही आप पार्टनर बना लें? नहीं संभव है ये, क्योंकि माइनर कैन नॉट बी ए प्रोमिसर बट ए प्रोमिसी। ये प्रोमिसर क्या है, प्रोमिसी क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीधे पढ़ लेंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए देखा जाए दोनों ही पार्टियां प्रोमिसर होती हैं, दोनों ही पार्टियां प्रोमिसी होती है, लेकिन जो सेंस यूज किया जाता है कि प्रोमिसर की कुछ लायबिलिटीज होंगी। मैं अगर कोई वायदा कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटीज है, और जिससे वायदा कर रहा हूं मैं उसके राइट होंगे। तो माइनर जब भी पोजीशन में होगा प्रोमिसी की तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड, लेकिन माइनर जब भी पोजीशन में होगा प्रोमिसर की तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। तो इसलिए कहा जाता है कि माइनर कैन बी प्रोमिसी बट नॉट ए प्रोमिसर। एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अगर हमें माइनर को पार्टनर बनाना है तो बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने बीच का रास्ता ढूंढा कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि शुरुआत में आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते हो, लेकिन
माइनर को बाकी सारे पार्टनर की परमिशन से मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि बिफोर एडमिशन ऑफ ए माइनर एज ए पार्टनर देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। स्टार्टिंग से माइनर पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन पहले अगर पार्टनरशिप है तो उसे एडमिट कराया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए ऑल द पार्टनर की, और माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि उसके केवल राइट्स होंगे, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। अब बात आती है राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी अटेन करने से पहले उसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, तो क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो, ही हैज ए राइट टू शेयर द प्रॉफिट in accordance with the partnership agreement, he has a right to check, he has a right to access, inspect and copy of the books of account, accounting book। इसका मतलब he has no other rights other than account book। इसके बाद if he not giving his share of profit, he can sue the other partner, but before suing the other partner he had to sever his connection with the firm। इसका लॉजिक समझाया था। और he cannot be declared insolvent on declaration of firm's insolvency, हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद लायबिलिटीज की बात है, तो लायबिलिटीज कहने मात्र के लिए हैं केवल, he is liable only to the extent of his share in the profit and property of the firm, he is not personally liable to the third party। Is it clear to all of you? कोई डाउट हो? जो लोग घर से क्लास देख रहे हैं सीए फाउंडेशन के बच्चे, तो उन्हें भी सब कुछ समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? जो लाइव क्लासेस देख रहे हैं तो वो भी अपना जल्दी से जवाब भेजिए कि समझ में आ गया है या नहीं आया है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, किस बात की बात की थी? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि अगर जब वो मेजर हो जाता है तो क्या होता है, तो कितने महीने का समय दिया जाता है उसे मेजर होने के? 6 महीने का समय दिया जाता है। किस बात का समय दिया जाता है कि वेदर मतलब डिसाइड करना पड़ेगा, माइनर हैड टू डिसाइड कि वेदर ही वांट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप और ही वांट टू सीवर हिज कनेक्शन विद द पार्टनरशिप, कि आप क्या एज ए पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहते हो तो क्या होगा, और क्या अगर आप पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहते हो तो क्या होगा। अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो वो ही बिकम पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट डन सिंस ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। तो ये मैंने लॉजिक समझाया था आपको कि शुरुआत से ही वो लायबिलिटी रहेगी, ना कि आज से लायबिलिटी रहेगी। आपका जो शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म है रिमेन्स द सेम एज ही वाज एंटाइटल्ड एज ए माइनर। अगर कुछ चेंज करना होगा तो अलग से एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर वो नहीं चाहता है कि पार्टनर बनना, तो ऑल्दो आज वो मेजर हो गया है, जब भी वो बताएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने के अंदर बताना पड़ेगा कि उसे पार्टनर नहीं बनना, तो आज तो वो मेजर हो गया, लेकिन उस दौरान भी, वो 6 महीने के जो दौरान है उस दौरान भी उसके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो आपके माइनर वाले ही रहेंगे जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है। और रिटायरमेंट के बाद उसका जो शेयर है नॉट लायबल फॉर द एक्ट डन बाय द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। क्लियर हो गई बात? ये कोई डाउट हो तो यहां तक बता दीजिए। आई थिंक हमने यहां तक कर लिया था, ठीक है? कोई डाउट? अब हमें आज ये खत्म कर ही लेंगे, है ना। सम अदर टाइप्स ऑफ पार्टनर, कुछ और भी पार्टनर हैं, उनके राइट्स एंड लायबिलिटी थोड़े थोड़े हम पढ़ लेते हैं। बाकी जो इस टेबल में लिखी हुई है बात, ये बाद में भी जिक्र आएंगी कुछ बातों के, लेकिन आज भी हम कुछ समझ लेते हैं। एक होता है एक्चुअल पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है नॉमिनल पार्टनर, एक होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, एक होता है सब पार्टनर। पहले तो इनका मीनिंग ही समझते हैं, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर क्या होता है। एक्चुअल पार्टनर तो जो हमें लगता है, यानी कि कैपिटल भी लगा रहा है कोई बंदा, उसके बाद कंपनी की वर्किंग में भी हिस्सा ले रहा है, तो उससे जो नॉर्मली आम जनता जिसे पार्टनर मानती है, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर यानी कि पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सेदारी होगी उसकी, सभी में। प्रॉफिट शेयरिंग तो कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जो भी एक सेगमेंट होते हैं बिजनेस को करने के लिए कि प्रॉफिट भी लगा, हमें पैसा भी लगाना है, हमें मेहनत भी करनी है, तो हर एक क्षेत्र में वो हिस्सेदार है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या है? स्लीपिंग पार्टनर नाम से पता लगता है कि सोता रहता है, नहीं, प्रॉफिट में और लॉस की तो बात अलग है, वो काम नहीं करता कुछ, शो नहीं करता, जैसे कि हमें पार्टनर भी है,
वो काम नहीं करता कुछ भी, उसे जनता जानती भी नहीं है। हाँ, पैसा लगा रखा है उसने, प्रॉफिट या लॉस में उसकी हिस्सेदारी होगी, पैसा लगा के छोड़ रखा है। लेकिन आम जनता किसे जानती है भाई? आम जनता उसे जानती है जो वर्किंग में होगा। जो लोग वर्किंग में नहीं है उन्हें तो आम जनता ही जानती। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल नाम से पता लग रहा है। देखिए, नॉमिनल दो तरह से यूज होता है भाई, यहां पे देखना पड़ेगा किस तरह से यूज हो रहा है। नॉमिनल को हिंदी में कहते हैं नाम मात्र। नाम मात्र वैसे भी यूज होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सपोज कीजिए कोई गरीब बच्चा आया, उसने कहा जी मुझे पढ़ना है आपके पास, मैंने अपनी फीस बता दी, सर मैं इतनी तो दे नहीं सकता, मैं तो नॉमिनल कुछ अमाउंट है, ठीक है आप पढ़ा रहे हैं नॉमिनल। तो क्या होता है नॉमिनल का मतलब है? नाम मात्र, बस कहने के लिए फीस ले लो, अदरवाइज वो फीस है नहीं। नॉमिनल अमाउंट तो देने को तैयार हूं जी मैं। तो एक उस तरह से भी लिया जाता है, और एक बिल्कुल अपोजिट वर्ड है यहां पर नॉमिनल, जिसका नाम ही बहुत बड़ा हो। तो यहां पर नॉमिनल का मतलब होता है कि जिसका नाम की बहुत बड़ी वैल्यू हो, कि माना किसी फर्म में शाहरुख खान पार्टनर है जी, मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें ज्यादा। ये पैसा जरूरी नहीं लगाए, वो लगा भी सकता नहीं भी लगा सकता, उसके तो नाम की ही वैल्यू बहुत बड़ी होती है ना। आज मेरी क्लासेस से जुड़ जाए कि जी मेरी क्लासेस में जो है शाहरुख खान पार्टनर है, मेरी क्लास में आमिर खान पार्टनर है, तो बहुत सारी पब्लिक यार इतनी बड़ी क्लासेस हैं। बात समझ में आ रही? किसी भी फर्म में अगर नाम जुड़ जाए क्या इसमें तो सलमान खान पार्टनर है, इसमें तो ये बंदा पार्टनर है, तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है उसकी। तो नाम मात्र यानी कि जिसका नाम की ही, जिसने नाम ही दे रखा है, बस नाम के आप यूज कीजिए। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इसके नाम से पता लग रहा है कि ही ओनली शेयर द प्रॉफिट। सब पार्टनर का मतलब क्या है? मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं और मैंने अपने रिस्क को कम करने के लिए किसी और को भी पार्टनर बना लिया कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम आधा आधा से ये करेंगे, लेकिन जिसे पार्टनर बनाया उसका मेन पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं होता है। देखें, पहले मीनिंग ही देखते हैं। ही टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर, ही डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नॉमिनल पार्टनर, ही लैंड यानी कि उधार देना, यूज करवाना बेसिकली। His name without having any real interest in the firm. Partner in profit only. He shares the profits only and not the losses. Sub partner. He is a third person with whom a partner agree to share his profits derived from the firm. ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमने सारे पार्टनर तो पढ़ लिए, कौन कौन से हैं? एक्टिव पार्टनर हमने पढ़ लिया, स्लीपिंग पार्टनर हमने पढ़ लिया, नॉमिनल पार्टनर हमने पढ़ लिया, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हमने पढ़ लिया, सब पार्टनर। अब लायबिलिटी की बात करें। आप लॉजिकल सोचिए कि एक्चुअल पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबिल होगा या नहीं होगा। थर्ड पार्टी मतलब जो पार्टनरशिप से अलग सारी दुनिया है। अगर फर्म ने कुछ उधार माल खरीदा है, परचेज किया है, कोई एसेट परचेज की है, तो उसके उधार को चुकाने के लिए एक्टिव पार्टनर जिम्मेदार होगा नहीं होगा? यस सर। स्लीपिंग पार्टनर जिम्मेदार होगा नहीं होगा थर्ड पार्टी के लिए? यस सर। स्लीपिंग पार्टनर जिम्मेदार होगा नहीं होगा? होगा। अरे पार्टनर तो है भाई। नॉमिनल पार्टनर जिम्मेदार होगा नहीं होगा? नहीं होगा। होगा, वो भी पार्टनर तो वो भी है, उसकी वजह से तो काफी लोग जुड़े हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली जिम्मेदार होगा नहीं होगा थर्ड पार्टी के लिए? भैया लॉस से शेयर करना अलग चीज है, कल भी बताया था मैंने, लेकिन थर्ड पार्टी का कोई उधार है बस, ठीक है ना, वो तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और माइनर केस में वो घर से नहीं लाएगा बस, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए तो माइनर भी जिम्मेदार होता है। तो हर चीज अलग अलग है। सब पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार होगा नहीं होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़िए मेरे साथ। ही along with other partner is liable to the third party for all the acts of the firm. ये जो स्लीपिंग पार्टनर ये भी जिम्मेदार है, जो नॉमिनल पार्टनर ये भी जिम्मेदार है, जो पार्टनर प्रॉफिट है ये भी जिम्मेदार है, लेकिन जो सब पार्टनर जिम्मेदार नहीं। अगली बात आती है पब्लिक नोटिस देना। अगर रिटायरमेंट हुआ है तो क्या पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा इसे एक्टिव पार्टनर को? स्लीपिंग पार्टनर को जरूरी है, उसे कोई जानते ही नहीं है, क्या पब्लिक नोटिस दोगे? नॉमिनल पार्टनर को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, अदरवाइज वो लायबिल हो जाएगा भाई। उसकी वजह से तो काफी ग्राहक आ ही रहे हैं। और जो हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है उसे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? उसे भी देना पड़ेगा। और जो सब पार्टनर है उसे देने की कोई जरूरत नहीं, वो एक्चुअल में पार्टनर ही नहीं है। अब लास्ट वाला पार्ट देखिए,
लास्ट में एक टॉपिक आएगा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराना है, ठीक है, डिसॉल्व यानी कि खत्म कराना है। तो उसमें दो अलग अलग चीजें आती हैं कि विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कब कब तो कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और कब कब कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा। तो उसमें एक ये इशू आता है, और भी इशू आते हैं, उसमें से एक इशू ये आता है कि अगर कोई पार्टनर पागल हो गया, इनसेन हो गया और पागलपन के काम करेगा, कुछ भी कर सकता है, तो पार्टनर में म्यूचुअल एजेंसी लगती है, म्यूचुअल एजेंसी लगती है तो दूसरे पार्टनर जिम्मेदार होंगे, तो दूसरे पार्टनर कोर्ट में जाएंगे, माई बाप मुझे बचा लीजिए कि डिसॉल्व करा दीजिए फर्म को, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जो इसी तरह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है परमानेंट इनकैपेबल हो गया हो टू डू सम वर्क, ठीक है उसके साथ गलत हुआ कुछ, लेकिन आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेस में तो ये होता है ना कि सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे। अब एक पार्टनर को परमानेंट इनकैपेबिलिटी आ गई, वो कुछ काम तो करता नहीं है, तो प्रॉफिट देना पड़ रहा है, तो दूसरे पार्टनर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, वो तो चाहेंगे आप इसको क्यों दें, ये तो किसी काम का ही नहीं रहा। तो अगर कोई पार्टनर इंसेन हो गया या कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया टू डू एनी वर्क, तो क्या जब हम कोर्ट में जाएंगे कि जस्ट ये इनकैपेबल हो गया, ये इंसेन हो गया, तो हमारी फर्म को डील करा दीजिए, तो एक्टिव पार्टनर की इंसेनिटी या एक्टिव पार्टनर की परमानेंट डिसेबिलिटी एक वजह बन सकती है फर्म को डिसॉल्व कराने की। एक्टिव पार्टनर अगर डिसेबल हो गया या एक्टिव पार्टनर जो है परमानेंट कैपेबल हो गया, तो क्या वो वजह बन सकती है उसको डिसॉल्व कराने की या नहीं बन सकती? बनेगी। एक्टिव पार्टनर को काम करता है। स्लीपिंग पार्टनर की परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या इंसेन हो जाए, वो तो वैसे ही कुछ काम नहीं करता था, अगर तुम हटाना भी चाहोगे तो कैसे हटा दोगे? जैसा भी पूछेंगे बताओ इससे नुकसान क्या है तुम्हें? ये पागल हो गया, अरे पागल हो गया, ठीक है मान ली बात, तुमने पहले भी तो इसे घर पे बिठा के प्रॉफिट दे रहे थे, जो भी तुम में तय हुआ थी बात, तो अब भी दो। काम ये पहले भी नहीं करता था, काम ये अभी भी नहीं करेगा। इसी तरह वो पागल हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, क्या फर्क पड़ना है? नॉमिनल पार्टनर की परमानेंट डिसेबिलिटी या परमानेंट इंसैनिटी का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यहां लॉजिक हमारा जो है वो काम नहीं करता है। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये मैं वही बता, मैं लॉजिक बताऊंगा। ये नॉमिनल पार्टनर का है। हिज इंसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी नो ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन। देखिए जब भी आप कोर्ट के पास जाएंगे, लॉजिक समझिए, तो अपनी बातों से, अपनी दलीलों से आपको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा कोर्ट को कि इस वजह से मुझे नुकसान होने वाला है, तभी तो मानेगी ना कोर्ट। नॉमिनल पार्टनर जिनके नाम बहुत बड़े होते हैं, एक्चुअली पब्लिक उनके पीछे वैसी पागल रहती है। माइकल जैक्सन अब तो नहीं है दुनिया में, सभी ने सुना होगा। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल पागल रहती थी, हाय मैं माइकल जैक्सन को छू लूं, कैन आई टच यू। उसकी शकल सूरत देखी है? हाँ कभी भी देखियो। दो पैसे की शकल सूरत नहीं, लेकिन क्योंकि नाम बड़ा हो गया, दुनिया पागल है, तो हर कोई उसके पीछे पागल है। चाहे वो पागल है, चाहे सही है, कुछ भी है, कुछ भी कर ले वो। बताइए आप मुझे। संजय दत्त जेल चला गया तो क्या लोगों ने उसकी पिक्चरें देखना छोड़ दी? अगर वो आपके घर आता है किसी वजह से, तो आपके मन में भावना कैसी आएगी? कितने हम भाग्यशाली हैं। एक आतंकवादी अगर आपके घर में आ रहा है, जो टाडा की कोर्ट ने उसे अपराधी ठहराया कि अपराध किया, इसने देश के खिलाफ हुआ ये काम, लेकिन क्योंकि नाम बड़ा है तो आम जनता सब भूल जाती है। तो इस वजह से जो नॉमिनल पार्टनर है वो पागल हो जाए, वो परमानेंट कैपेबल हो जाए, कोई ग्राउंड नहीं है डिसोल्यूशन का, क्योंकि उससे फर्म को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दुनिया वैसे ही पागल हो जाए,
वैसी ही होती है, शायद कभी सही हो जाए। आज सलमान खान 55 साल का हो गया या 60 साल का हो गया, कि 20 साल की लड़की से भी कहोगे वो भी शादी कर लेगी। आज पता लग जाए जी वो पागल हो गया, कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं तो तब भी शादी, शायद कभी सही हो जाए, शायद कभी सही हो जाए। समझ में आ रही है? भारती सिंह कॉमेडियन, उसे देखो और उसके पति को देखो, तो उसके पति ने क्यों शादी करी होगी उससे? क्योंकि वो भारती सिंह है, वो सेलिब्रिटी बन गई, वो लोगों को आसान अच्छी तरह जानती है, पैसा आ रहा है। तो लॉजिक समझ में आ गया आपके? लॉजिक क्लियर होगा तो आप भूलोगे नहीं। ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तो इसका फर्क पड़ेगा डिसोल्यूशन पर, क्योंकि ये देखो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है तो काम भी करता होगा, एक्टिव पार्टनर की तरह ही होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, बस के लॉस नहीं होते, बाकी तो सारी जिम्मेदारियां हैं इसकी। सब पार्टनर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन फर्म में ये है ही नहीं, तो सब पार्टनर पढ़ लेते हैं। हिज इंसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इज नो ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म सिंस ही इज ए थर्ड पर्सन एंड नॉट द पार्टनर। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट हो बता दीजिए मुझे, कोई भी डाउट हो बता दीजिए। क्लियर है? तो 2 यूनिट आपकी फिनिश हो गई हैं, 2 यूनिट आपकी फिनिश हो गई हैं। बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।